Analytical writing practice prepared and presented by VGR. So in the previous section we have learned the practice of number 1 and number 2, and this section we are going to practice about the question number 3 and question number 4 of a bar diagram and composite bar diagram. Okay, so we will follow the questions and its answers, and I will describe you in a bilingual. Here is a question for practice number 3. The following bar graph gives information about the forest loss during 2011 till 2017 across the globe. The tree cover loss is given in terms of million hectares. Write a paragraph in 100 to 120 words after observing the bar graph carefully and analyzing. Highlight the main features and make suitable comparisons. नीचे दिया गया वाला बार ग्राफ है ना, ये सिंगल बार ग्राफ है, आपको देख पाएंगे सिंगल बार ग्राफ है। इसमें इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है 2011 से 2017 तक का साल में हर साल कितना परसेंटेज हमारा फॉरेस्ट है यानी जंगल इलाका खत्म होते आ रही है, कितना एरिया कवर लॉस होती आ रही है, ये इन टर्म्स ऑफ मिलियन हेक्टेयर के द्वारा दिया जा रहा है। ओके, और इसके उपयोग करके इनमें आप पैराग्राफ 100 से 120 वर्ड्स उपयोग करके इस बार ग्राफ को अच्छी तरह से समझने के बाद, केयरफुली एनालाइज करने के बाद, दिया वाला हाईलाइट को आप ध्यान से देखने के बाद समझ के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अच्छे से समझना है, एनालाइज करना है, दिया वाला हाईलाइटेड पॉइंट मेन फीचर्स को समझना है और एक सूटेबल कंपैरिजन डाल के आप लिखना है। आप यहाँ देखते हैं ईयर दिया है 2011, 12, 13, 14, 15, 17 तक का है ना वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में देखेंगे आपको इसकी ईयर की बीच में कितना साल है यानी कितना परसेंटेज को लेवल का वो लोग उपयोग कर रहे हैं, है ना, ऐसा आपको आइडिया पता चल रहा है। सोर्स है ना, फॉरेस्ट की सोर्स है और ट्रीज कितने कवर थे मिलियन हेक्टेयर्स के द्वारा, कैसे वो खत्म होती आ रही है करके दिया जा रहा है। 2011 में 17.5 मिलियन हेक्टेयर खत्म किया जा रहा है, 2012 में 23.3 लेवल जा रही है और 2013 में 20.4 लेवल पे लॉस होती जा रही है। 2014 में 23.5 हेक्टेयर्स खत्म हो रही है एंड 2015 में 19.8 ही खत्म हुआ है, बट 2016 में ये एकदम ड्रास्टिक चेंज आपको देखने के लिए मिल रही है, 29.7 हेक्टेयर्स उपयोग हो रही है और 2017 में 29.9 लिया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया आपको मिलियन हेक्टेयर में 29.9 मिलियन हेक्टेयर सबसे ज्यादा लग रही है, और जो सबसे कम संख्या आप देखेंगे 17.5 द ईयर ऑफ 2011 आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। और बीच में इसके नेक्स्ट टर्म में देखेंगे तो 2015 में आपको थोड़ा बढ़ रहा है और 2013 में उससे थोड़ा ज्यादा हो रही है एंड 2012 में 23.3 में आ रही है एंड 14 में 23.5 लेवल पे आ रही है, देन 2016 में 29.7 लेवल पे आ रही है। आप देखते हैं ये बार सिंगल बार में अप्स एंड डाउन्स दिखा रही है ना, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे, कभी ऊपर है नीचे, एंड 2016 में एकदम ड्रास्टिक पीक में जा रही है और 2017 में उससे भी थोड़ा आगे बढ़ रही है। तो आप देखते हैं इसमें बढ़िया कंपैरिजन आपको एनालाइज में समझ में आ रहा है। यू कैन एनालाइज द बार सिंगल ग्राफ which you can find the drastic change, but you find the ups and downs in between till 2015, and in the year of 2016 you can find the bar reaching the highest level. So this is the analyze we have come across. So सबसे last ज्यादा amount of area 2017 में 29.9 में यूज किया जा रहा है, compared with the 2011 सबसे कम जगह
कटिंग या कवर लॉस हुआ है 17.5 में। तो ये बार डायग्राम को ट्री कवर लॉस इन मिलियन हेक्टेयर के द्वारा सिंगल ग्राफ के द्वारा ये पिक्चर को हमने समझ लिया, हमारा माइंड में एनालाइज करके रख दिया। अभी इनकी सवाल है, राइट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग 100 to 120 वर्ड्स आफ्टर ऑब्जर्विंग द बार ग्राफ। तो हमने ऑब्जर्व कर दिया, समझ लिया, अभी इसके मुताबिक से हम आंसर्स लिखने के लिए शुरू करेंगे। चलिए, yes, I hope you understand the picture, you analyze the picture in your mind. Now we are going to write the answer for this question. How we will write the question? So what is the formula or format we have to follow? First of all, you have to give a title, then you have to give a introduction and the middle part and the conclusion part. Okay, let's see how they have introduced this. ओके, हमने बार ग्राफ देख लिया था, एनालाइज कर लिया था, हमारा पॉइंट निकाल दिया। तो पहला हम आंसर क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस 3 है, उसका आंसर अभी देखने वाला है। आप इस क्वेश्चन के लिए एक बढ़िया टाइटल देंगे तो अच्छा होगा। सो इफ इट इज पॉसिबल आप टाइटल लिखेंगे, देन आपका पैराग्राफ बहुत अच्छा इफेक्टिव माना जाएगा। तो टाइटल लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सो यू कैन गिव अ टाइटल फॉर दिस पैराग्राफ. And now we are going to divide this answer into 3 parts. First part is introduction, second is the analyzing part, and third part is the conclusion. इस पैराग्राफ को हम 3 प्रकार का डिवाइड करना है माइंड में। पहले टाइटल देना चाहिए, तो मैं तो यहाँ टाइटल नहीं दिखाया, बट आप टाइटल डालेंगे तो और इफेक्टिव होती है और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और दिया वाला ये पैराग्राफ को 3 प्रकार का हम लिखना है। माइंड में तो 3 डिविजन होना चाहिए, बट यहाँ विद इन सिंगल पैराग्राफ में हम रिपोर्ट करना चाहिए। यानी आपका पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, दिया वाला बार डायग्राम का एनालाइजिंग होना चाहिए और उस बार डायग्राम को उपयोग करके आपका कंक्लूजन उसमें डालना चाहिए। चलिए देखते हैं हम इसमें कैसे इस सिंगल पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इट्स कंक्लूजन आ रही है करके हम अभी देखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ्स आंसर. The bar graph gives us the information about the forest cover loss from 2011 to 2017 across the globe. The Global Forest Watch gives us the report of forest lost in million hectares during 7 years. On closely observing the data, we can see that the tree cover loss was constantly fluctuating. The growth in tree cover loss has neither achieved an exponential rise nor reduced drastically. It has once gone up and down and thus following the pattern. तो यहाँ तक आप देखिए, यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। ओके, यानी इसमें क्या बोला जा रहा है, बार ग्राफ है, हमको बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रही है। कौन सी चीज के बारे में? फॉरेस्ट कवर्ड एरिया में 2011 से 2017 तक दुनिया में कितना भी फॉरेस्ट कवर्ड एरिया था, उनमें कितना लॉस हो चुका है करके सर्वे हमको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ऊपर से ग्लोबल में रहने वाला फॉरेस्ट का ये रिपोर्ट हमको फॉरेस्ट की लॉस मिलियन हेक्टेयर के द्वारा, मिलियन हेक्टेयर के द्वारा 7 इयर्स के गैप में कितना लॉस हुआ है करके डेटा हमको वो बार डायग्राम में समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम क्लोजली वो डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, हमको ये पहचान में आते हैं, यानी ट्री कवर किया वाला एरिया कितना लॉस हुआ है, वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग हो रही है। कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे होना। And growth in the tree cover loss has neither achieved an exponential rise, मतलब ट्री कवर लॉस वाला एरिया में ज्यादा इंक्रीज लेवल पे उसको खत्म भी नहीं किया है और अचानक रिड्यूस ड्रास्टिकली भी नहीं हुआ है। यानी हम उस बार डायग्राम में ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स उस सिंगल बार ग्राफ में हमको वो पैटर्न फॉलो करने के लिए मिलती है फ्रॉम द 2011 टिल 2015, बट 2016 एंड 17 में यू कैन फाइंड अ चेंज। ओके, तो ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में दे रहे हैं। अब देखते हैं एनालाइज कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द गिवन डेटा। So second part, we are starting the analyzing part. What they have given in the analyzing part? Here
it can be seen that the maximum loss can be observed in the year 2017 with 29.9 million hectares of forest cover loss, and the minimum forest loss has been of 17.5 million hectares in the year 2011. Okay. In year 2012 and 2014, the area under forest cover loss has been similar with just a slight difference. Okay, a significant decrease. Okay, a significant decrease can be noticed in the year 2015 that can be little favor of human upon the nature, but the gloomy part is that after 2015 only the rise can be seen in two subsequent years, that is 29.7 million hectares loss in 2016 and in 2017 29.9 million hectares forest has been cleared. Okay. And in 2013, there was a slight decline in the count of area of forest lost, and the area cleared has been 20.4 million hectare. Okay, and whatever यहाँ तक हमने data analyze कर दिया. Okay, so middle part analyzing the data has over. So what we understand from this point, इसमें क्या detail दे रहे हैं, हमने अभी तक देखा हुआ डेटा में क्या ला रहे हैं, मैक्सिमम लॉस है 2017 में हो रही है क्योंकि 29.9 मिलियन हेक्टेयर्स की एरिया लॉस हो चुका है और मिनिमम फॉरेस्ट लॉस है 17.5 मिलियन हेक्टेयर्स 2011 में हमको मिनिमम ही यूज किए हैं, बट 2012 एंड 14 में फॉरेस्ट एरिया है सिमिलर कंडीशन में एंड स्लाइट डिफरेंस ही आपको देखने के लिए मिलती है, मतलब 23.3 एंड 23.5 लेवल में ही देखने के लिए मिल रही है, बट सिग्निफिकेंट डिक्रीज कहाँ आपको नोटिस हो पा रही है 2015 में. 2015 में आपको अचानक वो बहुत डिक्रीज हो गया, 19.8 दिखाई दे रही है, बट उसका लिटिल फेवर मनुष्य ने उस समय लिटिल फेवर नेचर के लिए दिया करके हमको उस पॉइंट में समझ में आ रही है, बट वही क्या हो जाती है 2015 के बाद आने वाला कंटिन्यूस 2 years है, 2 subsequent years, subsequent मतलब क्या है, continue the year which is coming after that, okay, which is the year that coming after 2016 and 17, तो उस ईयर में हमारा 29.9 मिलियन तक क्लियर हो चुका है, मतलब मैक्सिमम एरिया उसने नष्ट में लेके आया है. एंड 2013 में हम देखते हैं ओनली स्लाइट डिक्लाइन ही काउंट दिखाई दे रही है, but when we compare with the forest loss area, maximum 20.4 मिलियन हेक्टेयर हमको नष्ट हो चुका है, क्योंकि ये बार डायग्राम में से हमने दिया वाला डेटा को इंटरप्रेट कर चुके हैं. अब हमारे कंक्लूजन पार्ट में जा रहे हैं. क्या है कंक्लूजन? व्हाट वी कम टू नो दैट what we are going as a conclusion, now the point comes here as a conclusion. This is the conclusion part. Whatever may be the reason for high rate of declining forest cover, the alarming situation comes before us that the nature needs only the sustainable development in order to replenish the loss lest the human should face disastrous results. तो हमारा ओपिनियन क्या है, कंक्लूजन क्या है, कोई भी रीजन हो वो लोग फॉरेस्ट को डिक्लाइन कर चुके हैं, इसलिए फॉरेस्ट कवर्ड एरिया मैक्सिमम डिक्लाइनिंग के पॉइंट में आ रही है. तो ये 2017 का पॉइंट है ह्यूमन काइंड को, ह्यूमन बीइंग को अलार्मिंग यानी अलर्टनेस सिचुएशन दिया जा रहा है, मतलब आने वाला समय पे नेचर को बचाना जरूर है. इंडस्ट्रीज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हम उसको खत्म करते जा रहे हैं, तो उसको इन ऑर्डर टू यू हैव टू स्टॉप दैट एंड यू हैव टू रिप्लेनिश की मतलब क्या है, यू हैव टू provide, okay, you have to fill up, yeah, you have to supply the area, you have to fill up the lost area by the less, इतना कम से कम उसको
कटिंग ना करें, एरिया को डिक्लाइन करने में, नाश करने में कितना कम हम उपयोग में लें, उतना कम उपयोग करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स को आने वाला समय पे कोई भी डिजास्टर्स रिजल्ट देखने के लिए नहीं हो पाएगा। ऐसा करके हमने इस सवाल का जवाब यहाँ खत्म कर रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें आप चाहिए तो बढ़िया टाइटल दे सकते हैं और इस एरिया से इस एरिया तक आपको इसमें क्या आ गया, इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। एंड देन हियर से हेक्टेयर तक आपने मिडिल ऑफ द एरिया को एनालाइज कर दिया, डेटा को इंटरप्रेट कर दिया। एंड लास्ट वन आप देखते हैं, ये आपको कंक्लूजन पार्ट में आ गया, यानी आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा ऐसा करके एक सॉल्यूशन पार्ट, एक कंक्लूडिंग पार्ट आपने दे दिया। तो ऐसा करके ये एनालिटिकल राइटिंग में आपने एनालाइज करके इस बार को, सिंगल बार डायग्राम दिया वाला ये बार ग्राफ को बढ़िया एनालाइज कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आंसर्स आपको सेटिस्फाइड है और समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए जाएंगे। We are going to practice the question number 4. What is the question number 4? Practice question number 4. The bar graph given below contains data related to the people's opinion about their consideration for the most important factor for success. Write a paragraph in 100 to 120 words after observing the graph carefully and analyzing. Highlight the main features and make suitable comparisons. क्वेश्चन क्या है, हमको बार ग्राफ दिया है, ये है बार ग्राफ। ये बार ग्राफ को आप दिया वाला डेटा को देखना है, इसमें लोगों का ओपिनियन और उनका कंसिडरेशन किस चीज के लिए ज्यादा सक्सेस होना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज में ज्यादा जोर देना पड़ती है करके उनका कंसिडरेशन, उनका ओपिनियन को बार ग्राफ में दिया जा रहा है। तो इस बार ग्राफ को उपयोग करके 100 to 120 वर्ड्स आपको लिखना है, एनालाइज करना है और मेन फीचर्स को कंपैरिजन में ले आना है। तो टॉपिक देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस होने के लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस में देखिए क्या क्या फैक्टर दे रहे हैं, हार्ड वर्क, देन टैलेंट, देन ऑनेस्टी, देन इंटेलिजेंस, देन लक एंड देन मनी। और आप देखते हैं यहाँ ये स्लाइट लाइट कलर है, इट रिप्रेजेंट्स द यंगर, ओके, लाइट कलर यंगर के लिए रिप्रेजेंट कर रही है एंड द डार्क रेड कलर रिप्रेजेंट्स द ओल्ड पीपल के लिए रेड कलर है और यंग पीपल के लिए लाइट कलर यहाँ यूज किया जा रहा है। और इस तरफ आप देखते हैं एक्स एक्सिस में 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% दिया जा रहा है। तो यहाँ यंग एंड ओल्ड जनरेशन को ओपिनियन दिया जा रहा है। हार्ड वर्क में देखिए यंग जनरेशन का ओपिनियन बहुत कम है, ओल्ड जनरेशन का ज्यादा है। टैलेंट में यंग जनरेशन का ओपिनियन ज्यादा है, ओल्ड जनरेशन का कम है। और ऑनेस्टी में देखिए यंग जनरेशन का बहुत कम है बट ओल्ड जनरेशन का ज्यादा है। एंड इंटेलिजेंस में देखिए यंग जनरेशन का ज्यादा है बट ओल्ड जनरेशन का बहुत कम है। एंड लक में देखिए, लक में कोई ओपिनियन नहीं करते हैं, नया जनरेशन लक के पीछे नहीं जाते हैं बट ओल्ड जनरेशन लक भी एक कारण होता है करके विश्वास कर रहे हैं। एंड मनी के प्रति आएंगे तो दोनों पक्ष, यानी यंग जनरेशन हो बल्कि ओल्ड जनरेशन हो, दोनों मनी एक इम्पोर्टेंट चीज है सक्सेस के लिए, यानी दोनों इक्वल परसेंटेज में आ रही है। तो आप देखते हैं परसेंट वाइज ओल्ड एंड यंग जनरेशन का ओपिनियन यहाँ दिया है, हमने अभी ये एनालाइज कर चुके हैं। हम अभी देखते हैं कैसे इसको डेवलप करना है, कैसे इसको एनालिटिकल राइटिंग में डालना है। So you know that you have to write a title, you have to write an introduction, you have to then analyze this diagram in the form of writings, and then you have to give a conclusion part. And here you can also find a bar graph, but it is a composite bar graph. ये कैसे बार ग्राफ है, कंपोजिट, कंपोजिट मतलब दो जोड़ी होके आ रही है, दो जनरेशन का कंपेयर हो रही है, ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन का कंपेयर कर रहे आ रही है, डबल बार ग्राफ है,
ये कंपोजिट बार ग्राफ आप बोल सकते हैं, बट मैक्सिमम डबल बार ग्राफ इज द वर्ड प्रॉपर अप्रोप्रिएट फॉर दिस पिक्चर। तो हमारा पिक्चर के लिए हम डबल बार करके हम उपयोग डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, चलिए हम अभी आंसर देखते हैं इसका। So now we are entering into the answer for the practice question number 4. First of all, you have to give a title. I have not given title here, but if you are writing the title, then it will be very effective one and attractive one, and correcting people evaluation करते समय आपका पेपर्स बहुत इजीली समझ पाएंगे आप क्या बोलने वाले हैं, इसलिए टाइटल दिया जाएगा तो बहुत अच्छा होता है आपके आंसर्स के लिए। अब इस आंसर में हमको क्या करना है, टाइटल देना है और इंट्रोडक्शन करना है और डेटा एनालाइज करना है, उसके बाद कंक्लूजन पार्ट में हमको ले जाना है। तो हम पहले देखा था हमारा बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है या कंपोजिट बार ग्राफ बोल सकते हैं, तो उसके बारे में हम अभी इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, इंट्रोडक्शन का अभी शुरू कर रहे हैं। There are many factors that are considered important by people for getting success. However, success has always supported those who have worked diligently towards their life goals. Okay, so इसमें क्या बोला जा रहा है, सक्सेस के लिए हम बहुत ज्यादा फैक्टर को कंसिडर करते हैं और पीपल बहुत ज्यादा ओपिनियन इसका प्रति रखते हैं, बट सक्सेस है कभी भी किस प्रकार का सपोर्ट ही देती है, कौन मेहनत करते हैं उन्हीं को ही केयरफुली एंड कॉन्शियसली कंटिन्यूअसली कौन मेहनत करते हैं उनको ही सक्सेस उनकी लाइफ गोल को रीच करने के लिए सपोर्ट करते हैं। ऐसा करके ये बार ग्राफ के द्वारा हम समझ ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखिए अभी हम इसका एनालाइज करना शुरू करेंगे यहाँ से। We have been given a study here in the form of double bar graph that compares the opinion of the younger generation and older generation on the most important factor for success in terms of percentage. The darker shades rectangular bars tells about the opinion of the older generation, whereas the lighter shade rectangular bars tell us about the opinion of the younger generation. As discussed above, the success favors those toil and sacrifice the menial joys of life to achieve their goals. Similarly, it can be observed through the graph that 50% younger people favor hard work as the most important factor, whereas according to the older people, hard work contributes more than 50% as an important factor. Okay, तो यहाँ तक आप एनालाइज कर लिया है। As the time rolled और भी है, as the time rolled into the world of competition, talent has started taking its stake to 20% in view of the younger people, whereas the older people consider it important only 10%. Likewise, in the case a factor of intelligence, the younger consider intelligence as the most important factor, as the number of old people favoring it, which counts up to only 10%. And honesty considered important only 14 by the older generation, which is 4% more important as perceived by the younger generation. तो आप यहाँ देखते हैं ये आपको कंक्लूजन पार्ट में आ रही है और ये आपको मिडिल एनालाइजिंग डेटा में आ रही है। मिडिल एनालाइजिंग में क्या बोल रहे हैं, हमारा स्टडी है, डबल बार ग्राफ को उपयोग करके हम स्टडी करके कंपेयर कर रहे हैं, ये दो जनरेशन को कंपैरिजन में ले आ रही है। एक है यंगर जनरेशन विद द ओल्डर जनरेशन एंड उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ओपिनियन अबाउट द सक्सेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सक्सेस को परसेंटेज के द्वारा यहाँ ले आ रहे हैं। हम यहाँ बार ग्राफ में देखा डार्क शेड रेक्टेंगुलर बार है, ओल्डर जनरेशन के लिए रुक रही है,
और whereas लाइट कलर शेड है रेक्टेंगुलर बार, वो यंगर जनरेशन को ओपिनियन के लिए दिखाई दिया रहा है। तो इसमें से डिस्कशन में हमको क्या पता चल रहा है, कितना भी हो हमारा सक्सेस है, किसको फेवर करती है, कौन टॉयल करता है, कौन मेहनत करता है, या कौन उनका छोटे छोटे वर्क को सैक्रिफाइस करता है, उनका खुशियों को छोड़ के वर्क में उनको ध्यान देता है, वो लोग उनका लाइफ का गोल को जरूर अचीव कर देते हैं। सिमिलरली वो ग्राफ में ये भी दिया जा रहा है 50% यंगर पीपल हार्ड वर्क को फेवर करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर के द्वारा। वैसे ही ओल्डर पीपल भी हार्ड वर्क को ही कंट्रीब्यूट करते हैं ज्यादा, 50% के ज्यादा वो लोग कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट फैक्टर हार्ड वर्क को ही मान रहे हैं। ऐसा करके हमको ये बार ग्राफ में से एनालाइजिंग में समझ में आ चुके हैं। ओके, ये हो गया हमारा मिडिल एनालाइज हो चुका है। देन अभी कंक्लूजन में आ रहे हैं। तो मेन हार्ड वर्क में ही ज्यादा यंगर और ओल्डर जनरेशन ज्यादा जबरदस्त जोर किसमें दे रहे हैं, हार्ड वर्क में। बाकी सब इसकी सपोर्टिव पॉइंट में ही आ रही है, इसलिए हम अभी कंक्लूजन में जा रहे हैं। कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं हम, कितना भी समय हो चुके हैं, हमारा वर्ल्ड कंपटीशन वर्ल्ड में आ गया, तो उसमें टैलेंट का जगह देखेंगे तो 20% ही यंगर जनरेशन टैलेंट को सेलेक्ट करते हैं, whereas ओल्ड जनरेशन उसको 10% ही दे रहे हैं। इन द केस ऑफ इंटेलिजेंस को देखेंगे तो यंगर जनरेशन उसमें कितना परसेंटेज दे रहे हैं, उनसे भी ओल्डर जनरेशन है क्या करते हैं, 10% ही उसको काउंट करते हैं फेवरिंग में। स्पेशली ऑनेस्टी को देखेंगे, ऑनेस्टी में यंगर जनरेशन बहुत कम संख्या दिखाई दे रहे हैं, whereas ओल्डर जनरेशन का परसेंटेज है वो ऑनेस्टी के प्रति ऑनेस्टी के प्रति ओल्डर जनरेशन ज्यादा जोर दिया जा रहा है। whereas मनी के द्वारा दोनों जनरेशन है उसका प्रॉपर अचीव करने के लिए मनी एक सब्सिक्वेंट चीज है करके दोनों जनरेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जोर वो हार्डवर्क के लिए दे रहे हैं और सबसे दोनों सहमत है मनी इंपॉर्टेंट है, और ओल्डर जनरेशन हार्डवर्क और लक एज वेल एज इंटेलिजेंस को उतना नहीं मान रहे हैं, टैलेंट को मान रहे हैं। ठीक है, टैलेंट को यंगर जनरेशन मान रहे हैं, ओल्डर जनरेशन लक को भी मान रहे हैं, और ईमानदारी को ज्यादा जोर ओल्डर जनरेशन दे रहे हैं। तो हमारा पॉइंट में देखेंगे ओल्डर जनरेशन हार्डवर्क पे, ईमानदारी पे और मनी में ये लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं। बट यंगर जनरेशन है किस किस में दे रहे हैं, हार्डवर्क में, टैलेंट में, इंटेलिजेंस में ये लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा कंक्लूजन पार्ट। तो जैसे करके हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 का आंसर्स यहाँ हो चुका है। सो इन दिस यू फाइंड अ टाइटल and you find the introduction part, then you find a analyzing part till here, then here you can find the conclusion part. So conclusion part you can also add here, but because of the word limit I have stopped till 120 words. I have written 123 words here, more than 120 words, so I have to stop here. But you can add, if it is 150 words you can add more, that hard work and talent and intelligence are considered to be the most important factor for success for the young generation, whereas for older generation hard work, money and luck and honesty, these three considered to be the most important factor for older generation, and money took the same percentage for both the generation. ऐसा करके आपको कंक्लूजन देना चाहिए। और भी वर्ड्स की ज्यादा महत्व, वर्ड्स के लिए एक्स्ट्रा और दे रहे हैं, तो ये ऐसा करके आपको फाइनल करना है। बट वर्ड का लिमिटेशन के वजह से मैं यहाँ सबसे शॉर्ट करके यहाँ खत्म किए हुए हैं। ओके, I hope you have understand this one by using the title, introduction and analyzing the data, interpreting the data, and you have get the conclusion too in this question, and you find the answer for this question, I hope. So thank you. I hope you have understand these two questions clearly. If you have any doubt, you can contact me.
And if you like it, you can give a like and subscribe this video and use it for your practicing the question analytical writing or data interpretation and score 5 or 10 marks according to the word limit. I hope you will score a good marks in your board exams. Thank you.